हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और मजे में होंगे। आज हम क्लास 12th सॉल्यूशन का जो लेक्चर नंबर 3 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा। एंड लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड हमने डिस्कस किया था। एंड सेकंड लेक्चर में हमने मोलरिटी के बारे में डिस्कस किया। एंड वो लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर अगर इस स्पीड से लेक्चर्स अपलोड करेंगे 40 मिनट 50 मिनट में तो आप कंसंट्रेशन पे 10 लेक्चर्स बनाओगे। देखो, बात ये नहीं कि कितने लेक्चर्स बन जाएंगे, वो मुझे भी नहीं पता इस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हो जाएंगे। पर जितने भी हो जाएंगे कि इंपॉर्टेंट ही डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, जहां से क्वेश्चंस आ जाएगा बेसिक से लेकर सारा कुछ डिस्कस करना पड़ेगा। अब दूसरी कंसेंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी है। जनरली बोर्ड में आजकल नॉर्मलिटी पे सवाल नहीं आते हैं, बट नॉर्मलिटी को भी थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि मैं मोलरिटी आपको अच्छे से समझा पाऊं। एंड इक्विवेलेंट मास के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट, क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है यहां से? बिल्कुल। तो हम डायरेक्ट अपना सेकंड कंसेंट्रेशन टर्म डिस्कस करेंगे जिसका नाम है नॉर्मलिटी। तो फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट नॉर्मलिटी, ये हम डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। एंड व्हाट इज नॉर्मलिटी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। defined as it is defined as number of gram equivalent. It is defined as number of gram equivalent of solute. It is defined as number of gram equivalent of solute dissolved, जैसे कि मोलरिटी में हमने पढ़ा dissolved per liter of solution। हम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को डिसॉल्व करेंगे, उस कंसेंट्रेशन टर्म का नाम है उस कंसेंट्रेशन टर्म का नाम है नॉर्मलिटी। व्हाट इज नॉर्मलिटी? हाउ मच अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट वी डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, दैट इज समथिंग वी कैन कॉल इट नॉर्मलिटी। एंड नॉर्मलिटी को हम डिनोट एन से करते हैं। दैट इज एन बराबर होगा, ऊपर लिखेंगे हम ग्राम इक्विवेलेंट, एम बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस हम लीटर में लेते हैं। बिल्कुल, ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला है नॉर्मलिटी का। एंड क्या मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूं या आसान बनाऊं कि नॉर्मलिटी है जो है एन, ये बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड करेंगे किससे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, जो कि हम लीटर में लेते हैं। बिल्कुल। एंड व्हाट इज द एसेंस ऑफ नॉर्मलिटी? ऊपर ग्राम इक्विवेलेंट है, ग्राम इक्विवेलेंट का यूनिट यही ग्राम इक्विवेलेंट रह जाएगा। नीचे वॉल्यूम में, ऊपर होकर वॉल्यूम लीटर इनवर्स बन जाएगा। ये इसका एसआई यूनिट रहेगा। ये पॉइंट से याद रखें। पहला पॉइंट आपने याद रखना, इसकी फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, दैट इज नॉर्मलिटी बराबर होगा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस। एंड नॉर्मलिटी ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, इसका यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स बन जाएगा। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ये जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है, ये जो हमारे पास ग्राम इक्विवेलेंट है, ये खुद बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास के। ये खुद बराबर होता है गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास। एंड गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, इक्विवेलेंट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं EQ से। ये इक्विवेलेंट मास होता है। बिल्कुल। क्या मैं ये वैल्यू यहां पे पुट करूं? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो मुझे बताओ बेसिक फार्मूला क्या बन जाएगा? तो बेसिक फार्मूला को लिखने के लिए कैन वी राइट नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल एंड ग्राम इक्विवेलेंट के बदले हम क्या लिखें? गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू, अब ये जो वॉल्यूम है यहां पर लिखेंगे, ये वॉल्यूम लीटर में है, मुझे वॉल्यूम ml में चाहिए। नाउ व्हाट शुड वी डू, ताकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में मिल जाए। मैं इस वॉल्यूम को जो लीटर में है ऊपर 1000 से डिवाइड करूंगा, यानी मेरे पास जो फॉर्मूला है n इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ml में हो गया। बिल्कुल। एंड दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी। ये नॉर्मलिटी की पहली बेसिक फॉर्मूला है। व्हाट इज नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास into 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम किस में है? ml में। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज, what is this equivalent mass? What is this equivalent mass? And I want to write all these steps here. What is equivalent mass? First of all, if we talk about equivalent mass, ये जो आपके पास equivalent mass है, इसे हम डिनोट करते हैं E से। एंड इक्विवेलेंट मास हम निकालते हैं अलग अलग तरीकों के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे निकालना पड़ेगा इक्विवेलेंट मास, क्या निकालना है? इक्विवेलेंट मास फॉर किसके लिए निकालना है? एटम के लिए। If we want to calculate equivalent mass for atom, then we have a formula, that is
इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, एटम के लिए निकालना है तो ऊपर लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नीचे लिखना पड़ेगा इसकी वैलेंसी, नीचे लिखने पड़ेगा इसकी वैलेंसी। एंड ये फॉर्मूला में तब अप्लाई करूंगा जब मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना होगा, किसके लिए, एटम का। बट अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा, दूसरा है मेरे पास, इफ यू वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, फॉर्मूला याद रखिए पहले, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कल को क्वेश्चन आ जाएगा, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास फॉर दिस एटम। एंड आपने पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए एटॉमिक मास में वैलेंसी लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आए कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, एंड एसिड के लिए फॉर्मूला आ जाएगा, इक्विवेलेंट मास बराबर होगा, ऊपर लिखोगे आप मोलर मास, एंड मोलर मास को डिवाइड करोगे बेसिसिटी से, मोलर मास को डिवाइड करोगे बेसिसिटी से। दिस इज अनदर फॉर्मूला दैट यू शुड नीड टू रिमेंबर नाउ फ्रॉम ऑनवर्ड्स। एंड ये कब अप्लाई करना पड़ेगा, when we want to calculate equivalent mass for acid. Now the third important formula, that is equivalent mass for, मुझे equivalent mass निकालना पड़ेगा किसके लिए, बेस के लिए। whenever we want to calculate equivalent mass for base, then we should need to apply this formula. equivalent mass बराबर होगा, ऊपर सेम मोलर मास, नीचे लिखना पड़ेगा एसिडिटी, नीचे लिखना पड़ेगा एसिडिटी। देखो ध्यान रखिए, पहली बार सब कुछ समझ में नहीं आता है, जब आप धीरे धीरे क्लासेस अटेंड करोगे ना, आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। हमारा टॉपिक चल रहा है नॉर्मलिटी, एंड मैंने नॉर्मलिटी में अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, बस बेसिक चीजें बोला। व्हाट इज नॉर्मलिटी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को हम डिसॉल्व करेंगे किसमें, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, उसे हम बोलते हैं नॉर्मलिटी। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला नॉर्मलिटी बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, एंड इसी को हमने शॉर्ट में लिखा, इसका यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स आ रहा है। ओके, नाउ मैंने बोला ये जो मैंने नीचे लिखा ग्राम इक्विवेलेंट, व्हाट इज दिस ग्राम इक्विवेलेंट, सॉरी ये जो मैंने नीचे लिखा इक्विवेलेंट मास, व्हाट इज दिस इक्विवेलेंट मास, मैंने बोला ये इक्विवेलेंट मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। एंड इक्विवेलेंट मास अगर मुझे एटम के लिए निकालना है, इसे हम आयन्स के लिए भी निकालते हैं, वो अभी हमारे पास वो टॉपिक है ही नहीं, हमारे पास जो है हम उसको डिस्कस करेंगे। मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा एटम के लिए, तो जब भी मुझे इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करना पड़ेगा एटम के लिए, मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। एंड व्हेनेवर आई वांट टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास फॉर एसिड, देन वी नीड टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, दैट इज मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। एंड मेरे भाईजान, जब भी हमने इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा बेस के लिए, तो मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। सर सब कुछ समझ आ रहा है। एटॉमिक मास क्या है, एक एटम का जो मास है वो ऊपर लिखेंगे, वैलेंसी भी हमें पता है सर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स में जो आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो वैलेंसी होती है सर, ठीक है। मोलर मास क्या है, मोलर मास एक मॉलिक्यूल जो हमारे पास है उसके सब एटम्स जो हैं उनका सम करेंगे, वो आपकी मोलर मास के बराबर आ जाएगा। अब एसिडिटी और बेसिसिटी यानी इन दोनों का मतलब क्या है, चलिए ये मैं यहां पर आपको समझाऊंगा। बेसिसिटी और एसिडिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले बेसिसिटी के बारे में बात करेंगे। बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स डोनेटेड बाय एन एसिड। एक एसिड कितना H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा उसे हम बेसिसिटी कहेंगे, यानी हाउ मच H पॉजिटिव आयन्स डोनेटेड बाय एन एसिड इज नोन एज बेसिसिटी। सर ठीक है, ये तो बेसिसिटी हुआ। नाउ व्हाट इज एसिडिटी, एसिडिटी उसका उल्टा है, एक एसिड कितने OH नेगेटिव OH नेगेटिव को डोनेट करेगा उसे हम, यानी बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन्स डोनेटेड बाय एसिड। अब एसिडिटी का है एक बेस कितने OH नेगेटिव को डोनेट करेगा। सर इसे थोड़ा सा इलॉबरेट करिए, चलिए समझते हैं इस चीज को, उसके बाद इन पर क्वेश्चंस करेंगे। अब मेरे पास है, यहां से मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे पास है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेरे पास है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, मेरे पास है H3PO4, या हम इसके बदले मैंने लिया H3PO3, मैंने लिया H3PO2, या और भी बहुत सारे हम ले सकते हैं, लाइक मैंने लिया यहां पर MgOH2, या मैं यहां पर लूंगा मैंने लिया NaOH। नाउ सी हियर, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मुझे बताने कि HCl की क्या बेसिसिटी है। अब बेसिसिटी किसके बेस पर देखा जाता है, बेसिसिटी इसके बेस पर नहीं देखा जाता है कि किस कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन है, नहीं, बल्कि कौन कितना हाइड्रोजन को रिलीज कर पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है, दे पा रहा है।
ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें आपका क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है कि जैसे कि HCl है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, एंड बहुत सारे रीजन हैं। अब बहुत सारी चीजें जो आगे हम डिस्कस करेंगे, बट मुझे बेसिक चीज जो समझाना है उस पर आप फोकस करिए। HCl है, एंड HCl जो है ये एक H पॉजिटिव को एक H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो इसकी बेसिटी 1 होगी, एंड जिसकी बेसिटी 1 है उसे हम बोलेंगे मोनो बेसिक, एंड दिस इज मोनो बेसिक। एंड H2SO4 ये 2 हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, इसकी बेसिटी 2 है, तो ये आपका बनेगा डाई बेसिक। एंड H3 ये 3 हाइड्रोजन को रिलीज कर रहा है, ये आपका बनेगा ट्राई बेसिक। एंड यहां पर आपको लगेगा ये ट्राई बेसिक है, बट इट इज नॉन ट्राई बेसिक, इट इज डाई बेसिक। एंड ये आपको लगेगा ये ट्राई बेसिक है, नहीं, बट ये मोनो बेसिक है। ऐसा क्यों? मैंने क्या बोला आपको? अरे इन तीनों में तो दिक्कत नहीं है आपको, इन तीनों को मैं आपको पता है कि ये 1 रिलीज करेगा तो मोनो, ये 2 रिलीज करता है डाई, ये 3 रिलीज करता है ट्राई। सर ये भी तो 3 रिलीज कर रहा है, ये भी तो 3, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये 3 रिलीज नहीं कर रहे हैं, ये 2 ही रिलीज कर रहे हैं, तभी तो डाई बेसिक है। ये 1 ही रिलीज कर रहे हैं, तभी तो मोनो बेसिक है। सर ऐसा क्यों? हमें कैसे पता चलेगा कौन मोनो, कौन डाई, कौन ट्राई? चलिए मैं इन तीनों का स्ट्रक्चर जो है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको लिखना है आप इसको लिखिए, मैं एक एक करके यहां पर इनका स्ट्रक्चर समझाऊंगा। पहले मैं लूंगा H3PO4। देखो हमारे पास फास्फोरस कितने हैं? 1। अब इसमें कितने ऑक्सीजन हैं? 4 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन, यहां से ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3। ये मुझे यहां पर समझाना नहीं था अभी। अब मुझे बताओ, देखो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो जल्दी रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है रिलीज हो जाएगा, ये ऑक्सीजन के साथ अटैच है रिलीज हो जाएगा। तो यहां कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 3। एंड जो हाइड्रोजन डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो रिलीज होता है, तो इसमें 3 हाइड्रोजन रिलीज होंगे, तो इसकी बेसिटी 3 बनेगी, तो इससे ये ट्राई बेसिक है। अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, H3PO3, यानी हमारे पास H3 है। चलिए स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। दूसरा, अब ये डाई बेसिक क्यों है? H3 हाइड्रोजन कितने हैं? 3, फॉस्फोरस ऑक्सीजन 3, 1 2 3, हमारे पास 3 ही ऑक्सीजन हैं, तो मैंने 1 2 3 ऑक्सीजन डाले। अब हाइड्रोजन मेरे पास 3 है, एक हाइड्रोजन, दूसरा। अब तीसरा किसको दूं? कोई बोलेगा सर इस ऑक्सीजन को दिए, नहीं, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है, 1 2, अब इसकी भी 2, इसकी भी फुल हुई। अब वो यहां पर फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट अटैच होगा, एंड जो भी हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ डायरेक्ट अटैच होगा वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा, नहीं होगा, वो हाइड्रोजन रिलीज नहीं होगा। तो कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? 2, इसकी बेसिटी 2 है। इसका स्ट्रक्चर बनाए, इसमें एक ही हाइड्रोजन रिलीज होगा, तो इसकी बेसिटी जो है वो 1 रहेगी। फिलहाल समझे, हमने नॉर्मलिटी के बारे में बात की। नॉर्मलिटी मतलब इट इज डिफाइंड एज ए नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशंस। इसका यूनिट आपने देखा, ऐसे यूनिट्स क्या है। उसके बाद नॉर्मलिटी की जो मेन फार्मूला जो आपने देखी, दैट इज n इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इसको हम कैलकुलेट करते हैं, अलग-अलग एटम के लिए कैलकुलेट करेंगे, एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, एंड एसिड के लिए लिखते हैं मोलर मास बाय बेसिटी। व्हाट इज बेसिटी? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज्ड बाय एन एसिड। अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल ये 3 एसिड, 3 हाइड्रोजन हैं, इट डजंट मीन कि मेरी बेसिटी 3 है, बल्कि इनमें से मैं कितना रिलीज कर रहा हूं, इनमें से मैं कितना डोनेट कर रहा हूं, उसी को हम बेसिटी बोलते हैं। अगर मैं इनमें 2 रिलीज कर रहा हूं तो बेसिटी क्या बन जाएगी? 2। 1 को रिलीज करूंगा तो बेसिटी क्या बन जाएगी भाईजान? तो बेसिटी 1 बन जाएगी। हाउ मच H पॉजिटिव आयंस वी रिलीज, दैट इज समथिंग वी कैन कॉल इट बेसिटी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? कि यहां तक सबको समझ में आया? अगर यहां तक समझ में आया, मैं आपको कुछ गिने चुने बेसिक सा क्वेश्चन दूंगा, आप उन क्वेश्चन का जवाब बताइए। तो यहां तक इसको नोट डाउन करें, तो लिखिए, स्क्रीनशॉट उठाइए, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर दूंगा, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर बैठिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन को मिस ना करिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये आ रहा है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाएं, एंड जहां आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है उसको नोट डाउन करिए। बाकी आपने क्लासरूम में पढ़ा होगा, बाकी आपको सर ने पढ़ाया होगा, जहां पर भी आप पढ़ रहे हो, जिस स्कूल में, जिस कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, वहां पर आपने पढ़ा होगा। नाउ मेरे पास एक आसान सा बेसिक सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, मैं यहां पर लिखूं कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ, किसका इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा? कैल्शियम का इक्विवेलेंट मास निकालिए, एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट मास निकालिए, कार्बन का इक्विवेलेंट मास आप निकालिए, नाइट्रोजन का इक्विवेलेंट मास आप निकालिए, H2SO4 का इक्विवेलेंट मास आप निकालिए, HCl का इक्विवेलेंट मास आप निकालिए, MgOH2 का। जल्दी जल्दी इनका इक्विवेलेंट मास निकालिए। हाउ कैन वी कैलकुलेट? सबसे पहले देखना पड़ेगा एटम कौन है। इज दिस एटम? यस। इसके लिए फार्मूला क्या है? इसके लिए फार्मूला है
इक्विवेलेंट मास बराबर होगा एटॉमिक मास डिवाइड बाय वैलेंसी। ओके, तो लिखिए इक्विवेलेंट मास बराबर होगा व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम यानी मोलर मास दैट इज 40। कैल्शियम का मास क्या है 40 डिवाइड बाय इसकी वैलेंसी क्या है 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 20। दिस इज द आंसर। ओके, नाउ व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम। इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्युमिनियम बताओ, फार्मूला तो ये है, एल्युमिनियम क्या है एटम, एटम के लिए फार्मूला है। एटॉमिक मास इसका क्या है 27, वो तो आपने याद करना पड़ेगा। इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी वैलेंसी 3 है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 13 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, दूसरे में 8 जाएंगे, तीसरे 3 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 3 है, तो इक्विवेलेंट मास इसका बन जाएगा 9। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बन, कार्बन का मास 12 है, तो इसकी वैलेंसी क्या है 4, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 3। एंड वैसे करके नाइट्रोजन का होमवर्क करे। अब इज दिस एसिड, यस, अगर ये एसिड है तो फार्मूला क्या है, फार्मूला है इक्विवेलेंट मास बराबर होगा, अभी आपने मैंने फार्मूला आपको बोला था, मोलर मास डिवाइड बाय बेसिसिटी। ये वाली फार्मूला आपने अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दैट इज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास कितना है इसका, ये 2 है 32 एंड 64 एंड सम करोगे तो 98, इसकी बेसिसिटी है 2, तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 49। तो आज तक आपको पता था कि H2SO4 का मोलर मास 98 है, बिल्कुल। H2SO4 में कितने एटम्स हैं 2 3 4 7 एटम्स हैं, तो इसका मोलर इक्विवेलेंट मास क्या है दैट इज 49। व्हाट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल, इसका मोलर मास जब आप सम करोगे 35.5 और एक 36.5 डिवाइड बाय इसकी बेसिसिटी 1 है, तो इसका इक्विवेलेंट मास बन जाएगा 36.5। ओके, इसका बताओ इज दिस एसिड और बेस, ये तो बेस है, बेस के लिए क्या करोगे, इक्विवेलेंट मास बराबर होगा मोलर मास डिवाइड बाय एसिडिटी। एसिडिटी मतलब कौन कितना OH नेगेटिव रिलीज करेगा, यहाँ पर 2 है, ये 2 OH नेगेटिव को रिलीज कर रहा है। इक्विवेलेंट मास बराबर होगा, इसका मोलर मास हम करोगे तो 58 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 से करोगे दैट इज 29 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दीस क्वेश्चंस। आसान सा क्वेश्चन है। ओके, अगर आपको ये बेसिक से सवाल आ रहे हैं, नाउ अगर मैं बताऊंगा मेरे पास 30 ग्राम ऑफ यूरिया है, या इफ जस्ट लाइक इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 are dissolved in 100 ml of water, what will be its normality। मुझे आप सवाल का जवाब बताओ। यानी सवाल है मेरे पास, एक बेसिक सा सवाल है मेरे पास, सवाल है मेरे पास, इस सवाल को लिखिए, इफ 49 ग्राम ऑफ H2SO4 are dissolved in, चलिए मैं लिखूंगा 500 ml ऑफ वाटर, 500 ml ऑफ वाटर, मुझे बताओ नॉर्मलिटी क्या होगी इस क्वेश्चन की। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, वी नो द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। ओके, जो ml में दिया होगा, बिल्कुल। ओके, व्हाट विल बी द गिवन मास दैट इज 49, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, अभी तो देखा H2SO4 का इक्विवेलेंट मास 49 है, तो नीचे 49 इनटू क्या करोगे 1000। अब व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस क्वेश्चन दैट विल बी द 500, दो 501 बार 500 502 दिस विल बी कैंसिल, दैट मींस जो नॉर्मलिटी इस क्वेश्चन की है वो डायरेक्टली 2 आ जाएगी। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आ रहा है ये सवाल। ओके, नाउ मैंने आपको बोला इफ we don't want to calculate normality, if percentage is given, जैसे कि हमने मोलरिटी में देखा, then what should we do if percentage is given, can we say, मैं यहां पर एडिशनल फार्मूला लिखूं, एडिशनल फार्मूला, मेरे पास और भी 2 3 4 फार्मूलास हैं जिनको हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब पहले एडिशनल फार्मूला में लिखूंगा इफ परसेंटेज इज गिवन, इफ परसेंटेज इज गिवन, देन आप मुझे बताओ यहां पर फार्मूला क्या बनेगा। कैन वी से नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल किसके बराबर होगा, नॉर्मलिटी बराबर होगा परसेंटेज इनटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, वहां पर था परसेंटेज डिवाइड बाय 10 इनटू मोलर मास, यहां पर मोलर मास के बाद इक्विवेलेंट मास है, परसेंटेज इनटू 10 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास, मोलर मास वहां पर था मोलरिटी में, यहां पर इक्विवेलेंट मास हो जाएगा। नाउ व्हाट विल हैपन, दूसरा फार्मूला मैं यहां पर लिखूंगा, नाउ व्हाट विल हैपन इफ परसेंटेज इनटू 10 इनटू डेंसिटी इज गिवन, सॉरी इफ परसेंटेज एंड density is given, d is given, then what formula we will apply, then you know normality बराबर होगा percentage into 10 into density divided by molar mass, नहीं divided by equivalent mass बन जाएगा, and this will be there another formula of normality। क्या यहां तक आपको सारे जो सवाल हैं
वो अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर यहाँ के सवाल, यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो अच्छे से समझ में आपको आ रहा है, मैं आपको एक और तरीका का यानी एक और पैटर्न का सवाल दूंगा। जस्ट लाइक an aqueous solutions of aluminum hydroxide is given। an aqueous solutions of aluminum hydroxide हमारे पास दिया है, जिसकी मोलिटी 0.2 दिया है। क्या दिया है? मोलिटी 0.2। कैलकुलेट द कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशंस। यानी एक एक्वस, चलिए मैं यहां पर सीधे से सवाल लिखूंगा, इसको मैं रब करूं। ओके बिल्कुल, मैं इसको रब करने की कोशिश करूंगा। अब इन सवाल को करिए, इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें चौथा पैटर्न है जो आपने करना पड़ेगा नॉर्मलिटी में, ताकि मैं डायरेक्ट मूव करूंगा मोलालिटी जो हमारी तीसरी कंसेंट्रेशन टर्म्स है, उनके बाद जो सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स है उस पर मैं टोटल एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो आसान है। मेरे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप इस तरीके से लीजिए, एन aqueous solutions of aluminum hydroxide, an aqueous solution of aluminum hydroxide has molarity 0.2 m। कैलकुलेट नॉर्मलिटी। नाउ आप मुझे बताओ, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? आपको दिया है मोलरिटी एंड व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट नॉर्मलिटी। कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला? नॉर्मलिटी बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, सॉरी गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या इससे आंसर मिल जाएगा? जनरली तो इससे आंसर नहीं आ जाएगा ना, बिकॉज इन दिस फॉर्मूला व्हाट इज मिसिंग? मोलरिटी। हमने मोलरिटी दिया है क्वेश्चन में। देन व्हाट शुड वी डू? We want to put this formula. This is a formula number 4 that you should need to remember whenever we want to calculate normality, and we will give molarity whenever we want to calculate normality। and हमें क्या दिया है? molarity। and आपको क्या निकालनी है? normality। molarity दिया है तो molarity को इंटू करना पड़ेगा। किसे इंटू करना पड़ेगा? molar mass divided by equivalent mass से। and this is the formula that you should put in this question। Now apply करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। What we want to calculate? We want to calculate normality, and what is given in this question? Molarity. How much? 0.2 into what's the molar mass of this? निकालिए इसका मोलर मास कितना है। एल्युमिनियम का मास है 27 प्लस ऑक्सीजन 3 है, एक का 16 16 16 32 48 यहां पर लिखेंगे, प्लस 3 तो इसका सम करेंगे दैट इज 51 प्लस 27 दैट इज 78 तो 78 डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको इक्विवेलेंट मास से। एंड इक्विवेलेंट मास क्या है इसका? एंड यू नो कि 78 जो है दैट इज मोलर मास, इसको बेसिटी से डिवाइड करेंगे 3 तो इसका इक्विवेलेंट मास आ जाएगा 26। एंड आई वांट टू राइट हियर 26। नाउ सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हो गया सॉल्व। n इज इक्वल टू 0.2 into 78 divided by 26। Can we say 26 1 26 3 24 52 okay, that will be 3। now what will be the normality? Normality is equal to 0.6 and this is the answer of this question। हो गया सॉल्व। ना बेसिक सा सवाल है यार, एंड ये सवाल आपसे नहीं होगा तो क्या फायदा है नॉर्मलिटी पढ़ने का? आपने जितना भी नॉर्मलिटी पढ़ा, जब आपको नॉर्मलिटी पढ़ने के बाद ये बेसिक लेवल का सवाल आपसे नहीं हो गया, तो आई वांट टू टेल आस्क यू जस्ट सिंपल वन थिंग, दैट आपने घर पे जाकर एनसीईआरटी ओपन करनी पड़ेगी, आपने एन अवस्थी को ओपन करना पड़ेगा, आपने अपनी सर की जो कॉपी है उसको खोलना पड़ेगा, एंड आपने हर एक सवाल नई से लगाना पड़ेगा, तब तक जब तक कि आप फोड़ोगे नहीं। मतलब जब तक आप ये आसान लेवल का सवाल नहीं सीखोगे। ठीक है? ओके। नाउ अगर मैं एक और सवाल यहां पर बनाऊंगा, एक एक्वस सॉल्यूशन आप, चले आप इस सवाल का आप जवाब बताओ। क्वेश्चन से एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ MgOH2 हैज, अरे हाँ बिल्कुल, हैज मोलरिटी 0.4। कैलकुलेट करे नॉर्मलिटी। अरे बच्चा इस सवाल को सॉल्व करिए। हाँ टाइम चाहिए क्या? टाइम चाहिए सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो लीजिए टाइम, जितना टाइम चाहे करिए आप खुद ट्राई इसको। चलो 8 मिनट दिमाग बताइए। वीडियो कितना पहुंचा? 20 मिनट से ऊपर। हाँ 40 नहीं 30 मिनट के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं। कोई देखो परसों भी येगा बोला कि सब वीडियो लंबा हुआ दैट डजंट मीन कि वीडियो कितना लंबा हो जाएगा। आपको उससे क्या, वीडियो लंबा होगा शॉर्ट होगा, आपको अपनी पढ़ाई से है। आपको लग रहा है कि हम सीख रहे हैं तो सीखे, नहीं तो जाए, किससे रोका यहाँ पर आपको? तो करें क्वेश्चन को, एंड जिसको समझ में आ रहा है, जो सीखना चाहते हैं वो सीखे, जिसको समझ में नहीं आ रहा है, जो यहाँ से नहीं सीखना चाहते हैं वो जाए। हमने थोड़ी किसी को रोका। बस आप फॉलो करें, आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जिसको सीखना है वो सीखे।
अच्छा क्वेश्चन से किया किसी ने, शाबाश। चलो मैं खुद दिखाऊंगा। ऊपर हमने क्वेश्चंस किया एंड an aqueous solution of MgOH2 has molarity इतना and we want to calculate normality and we want to apply this formula and that is equal to how much is molarity was given, that is 0.4 into molar mass इसका that is 58 divided by equivalent mass इसका that is 29, okay, that is n is equal to 0.4 into 21, 2 ये 2 बन जाएगा, यानी n फैक्टर है ना असल में, यानी असल में क्या है, नॉर्मलिटी दैट इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। ये भी आप पुट कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी आपका सवाल हो जाएगा भाई, क्यों चिंता ले रहे हो। तो नॉर्मलिटी किसके बराबर आ गया, 0.8 हो गया, ओके, आसान सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है, ओके। नाउ हम एडवांस लेवल पर जाए या मेंस लेवल पर, तो ये तो ना तो एडवांस लेवल है या तो मेंस लेवल है, ना तो ये नीट की लेवल है, ये तो बस आपका बोर्ड की लेवल है। नाउ क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे एंड ये दूसरी कंसंट्रेशन टर्म आपके पास आ जिसका नाम है नॉर्मलिटी। अब हम मूव करेंगे पहले तीसरी कंसंट्रेशन टर्म पर, उसके बाद हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे एंड जो तीसरी कंसंट्रेशन टर्म हमारे पास बचेगी एंड उसका नाम है मोलारिटी। बस मोलारिटी में मैं ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मोलारिटी आप वहीं से बताओ, क्योंकि मैंने मोलारिटी पढ़ाया, अब उसको चेंज करना पड़ेगा। एंड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट में बताऊंगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट और यानी टेंपरेचर डिपेंडेंट और टेंपरेचर इंडिपेंडेंट, क्योंकि नीट में उसमें एक नीट एग्जाम में एक बार सवाल आया है उस पर। अब थर्ड कंसंट्रेशन टर्म आई वांट टू राइट हियर, दैट इज मोलालिटी। वो मोलारिटी है, ये मोलालिटी है एंड मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। व्हाट इज मोलालिटी? इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute dissolved per kg of solvent, dissolved per kg of solvent, that is यानी मोलरिटी निकालनी है ना। It is defined as number of moles of solute. It is defined as number of moles of solute. कितना solute हम dissolve करेंगे per kg of solvent, एक per kg of solvent में how much amount of moles of solute we dissolve. It is defined as number of moles of solute में कितना solute dissolve करूंगा per kg of solvent में। तो फार्मूला क्या बनेगा, मोलरिटी बराबर होगा number of moles of solute, number of moles of solute डिवाइड किसे करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड करेंगे ना मेरे बेटा, डिवाइड करेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट। एंड ये मास ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे, ये हम ग्राम में लेंगे क्या, नहीं केजी में लेंगे, बिल्कुल ओके। तो फार्मूला क्या बनेगा, m बनेगा फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज w, क्योंकि w मास को हम रिप्रेजेंट w से करते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज wa एंड ये केजी में बन जाएगा एंड दिस विल बी द जनरल फार्मूला ऑफ मोलरिटी। नाउ व्हाट विल बी द एसआई यूनिट्स ऑफ मोलरिटी, इसका एसआई यूनिट्स क्या है, ऊपर है नंबर ऑफ मोल, इसका यूनिट है मोल एंड नीचे है केजी, ये ऊपर जाएगा मोल केजी इनवर्स, ये इसका ऐसा यूनिट बन गया। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके बराबर है, पढ़ा आपने, ये बराबर होगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि आप तो ये पता है मैं थोड़ा फास्ट जाऊंगा। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, मोलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ओके ओके ओके। क्या मैं इसको यहां पर पुट करूं, बिल्कुल। तो M किसके बराबर आ गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि आपके पास केजी में है, ऊपर 1 लिखेंगे। नाउ अरे ये किधर किया, नाउ व्हाट वी वांट टू डू हियर, ये आपके पास मोलरिटी गिवन मास मोलर मास, ओके, इनटू ये जो आपके पास 1 डिवाइडेड मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में है, आई वांट दिस इन ग्राम, व्हाई, बिकॉज यूजुअली अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे पास है वो हम ग्राम में लेते हैं, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं क्या करूं, मैं फार्मूला इस तरीके से लिखूं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू करेंगे, ऊपर इसको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, नीचे होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में हो जाएगा एंड आई वांट दिस फार्मूला फॉर दिस क्वेश्चन प्रैक्टिस फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, ओके। नाउ मैं बेसिक सा क्वेश्चन आपके पास दूंगा। नाउ इस फार्मूला पर एक बेसिक सा क्वेश्चन हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा लेवल अप करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, इफ 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज और dissolved in 100 gram of water और dissolved in 100 gram of water, कैलकुलेट करिए आप मोलरिटी। और भी बहुत सारे सवाल करेंगे, काफी सवाल करेंगे। इफ 30 ग्राम ऑफ, ओके, मोलरिटी बराबर है गिवन मास 30 है, मोलर मास, अब इसका ग्लूकोज का मोलर मास फार्मूला क्या है, C6H12O6, इसका मोलर मास निकालोगे वो आ जाएगा 180, इनटू करना पड़ेगा फार्मूला में ऊपर क्या दिया है 1000, नीचे क्या दिया है मास ऑफ सॉल्वेंट, अरे भाई हाउ मच मास ऑफ सॉल्वेंट इज गिवन, दैट इज 100, 1 से कैंसिल आउट
एंड 10 से कैंसिल आउट, ये 31 से, ये 36 से, तो ऊपर आपके पास बचा 10, नीचे बचा 6, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो ये मैं 2 से कैंसिल करूंगा तो ये 5 बन जाएगा, ये 5/3, इसको सॉल्व करके पास जो भी आपका आंसर आ जाएगा उसे यहाँ पर लिखिए। एंड ये आसान सा क्वेश्चन है मोलिटी के बेस पर। नाउ मैं आपको एक दो सवाल और दूंगा मोलिटी के बेस पर। सवाल इस प्रकार से है, मेरे पास एक सोल्यूशन है, ठीक, एंड उस सोल्यूशन में सल्फ्यूरिक एसिड का 0.2 मोल दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक, एंड वो जो 0.2 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम ऐड कर रहे हैं, यानी डिजोल्व कर रहे हैं 1000 ग्राम वाटर में, यानी सॉल्वेंट में। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द weight of total solutions. Now see, now here what I want to ask you. I generally ask you, I have a container, and in this container I want to add 0.2 mole of sulfuric acid. Yeah, it is molality 0.2 sulfuric acid, and I want to add in 1000 gram of solvent. What will be the total weight of this solution? Now आप मुझे आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। चलिए ये आपको होमवर्क दूंगा, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क होगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में सल्फ्यूरिक एसिड 0.2 मोल हम डाल रहे हैं, बिल्कुल, एंड 1000 ग्राम वाटर में, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में। यू नो कि अगर मुझे टोटल वेट, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशंस। इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशंस, चलिए थोड़ा सा यहां पर दिखाऊंगा। इफ आई वांट टू कैलकुलेट टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशंस, यू नो कि सॉल्यूशंस यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होगा। ओके, व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 1000 ग्राम। व्हाट विल बी द वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस दिस इज नॉट द वेट ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोलरिटी ऑफ सॉल्यूट। इफ आई वांट टू कैलकुलेट द वेट ऑफ सॉल्यूट, आई वांट टू मल्टीप्लाई ये जो मोलर मास है इसको मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो आपके पास दिया है वेट दिया है इसको मल्टीप्लाई करें मोलर मास से। किसका मोलर मास, सॉल्यूट का। सॉल्यूट कौन में 0.2 क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, इसका मोलर मास 98 है। I want to write here 98 into 0.2 and that will be 19.6. Okay, this is the weight of solute and this is the weight of solute. ये किसका वेट है मेरे बेटा भाईजान, ये solute का वेट है। ओके, अगर मुझे weight of solution निकालना है, weight of solution बराबर आ जाएगा weight of solute plus weight of solvent. Okay, what will be the weight? Okay, what will be the weight of solute? Weight of solute is 19.6 plus weight of solvent is 1000 gram. Okay, what will be the total weight? What will be the total weight of solutions? I want to write here the total weight of solutions is 1019.6 and this is the correct answer of this questions. Whenever we want to calculate the total weight of solutions and we know that solute, the weight of solute plus the weight of solvents will be equal to weight of solutions. If weight of solute is not given, if weight of solute is not given, जैसे कि इस क्वेश्चन में weight of solute नहीं दिया था, can we calculate the weight of solute? Yes. How? What is the procedure to calculate the weight of solute? I want to know first what will be the weight of solvents and what will be the weight of solutions. And weight of solutions को weight of solvents से minus करके weight of solute निकल कर आ जाएगा. Yes. If weight of solute is given, we want to calculate weight of solvent. Yes. कर सकते हैं. कैसे? Weight of solutions को weight of solute minus करके weight of solvent आ जाएगा. If we want to calculate the weight of solutions, then generally we add the weight of solute and plus weight of solvents and that gives us weight of solutions. And ये था हमारी तीसरी concentration term molality and molarity पढ़ी, normality पढ़ी, molality पढ़ी। अब अगले क्लास में मोल फ्रैक्शंस के बारे में बात करेंगे and बाकी जो बचा उसमें बात करेंगे। तो बस आप पढ़ाई करते रहे, अच्छे से मेहनत करते रहे, क्योंकि पढ़ाई ही एक बेसिक जरिया है अपने जिंदगी को अच्छे बनाने के लिए, अपने जिंदगी में सुकून लाने के लिए पढ़ाई एक अच्छा रास्ता है। एंड जो बोलते हैं कि सर पढ़ाई से कुछ नहीं होता है, पढ़ाई से हम अपनी जिंदगी नहीं बना पाते हैं, एंड वो गलत है। पढ़ाई करते रहे अच्छे से। और एक बात है, सलीम चीज यत्न तो पढ़ना थकान कहें बिकॉज कि यत्न ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने खतर गई स्मार्ट बोर्ड आसन जिसकी अभी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो सलीम क्वेश्चन यत्न हावन मुश्किल अम खतर क्या बह करान यम ते इंटरेस्टिंग स्टूडेंट यसान हेचुन एंड मे व्हाट्सएप ग्रुप चलान, व्हाट्सएप चैनल चलान जहां पर इस समय 700 के आसपास बच्चे जुड़े हैं। अगर तुह यसान तुह करो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन एंड तुह बेसिक बेनिफिट तथन कि क्लास 9th क्लास 10th क्लास 11th 12th
प्लस नीट जेई तो युत सिटी मटीरियल जरूरत सो सलिम तथन अवेलेबल दोम चीज वीडियो अपलोड करान यमन हुंद पीडीएफ डायरेक्ट तत सेंड तत ग्रुपस सेंड करान ताकि तुम मिलो तथन होमवर्क अमन ठीक त्रेम चीज यमन क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरत यमन जरूरत सर इस बुक करो फॉलो तम बुक हुंद सवाल तुम सॉल्व गसान कहें तुम खतर कमेंट सेक्शन ओपन तुम कमेंट सेक्शन में पन क्वेश्चन करान पन राय दिवान एंड जो भी आपकी सजेशन होगा मेरे लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ताकि आने वाले समय में उन पर काम किया जाएगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिल जाए। चलिए इस वीडियो को ये पर कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।